तो देखो भाई, जब भी कोई देश अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाकर दुनिया को बेचता है ना, तो सिर्फ का माल ही नहीं बिकता, बल्कि विदेशी पैसा भी उस देश में आता है। और यही पैसा हमारे ट्रेड डेफिसिट को घटाता भी है। मतलब जो पैसा हम बाहर बेचते हैं चीजों को इंपोर्ट करके, वो अब वापस अंदर आ जाता है। तो अब यही बात ऑटोमोबाइल्स में भी लागू होती है। जब गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग होकर बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होती है, तो देश को सिर्फ डॉलर नहीं मिलता, बल्कि एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, इंडस्ट्री ग्रोथ भी करती है, और एक ग्लोबल रेपुटेशन भी बढ़ती है उस कंट्री की जो एक्सपोर्ट करती है। तो जब कोई देश गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने में लीडर बन जाता है, तो उसे बिजनेस बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और इसके ऊपर उसकी जियोपॉलिटिकल पावर भी बढ़ जाती है, क्योंकि फिर दुनिया में उसे सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। जैसा आज हम चाइना और जापान को जानते हैं। आज हम जानते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कहीं ना कहीं कुछ भी देख लो, आपको हर जगह चाइनीज इक्विपमेंट्स या चाइनीज पार्ट्स आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। मतलब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर चाइना का माल नहीं जाता। तो आज की डेट में द बिगेस्ट एक्सपोर्ट अगर कोई है तो वो चाइना है। और यही वजह है, अगर आप आज देखते हैं ना कि चाइना ने किसी कंट्री को एक्वायर कर लिया, वहां को उसको लोन देकर वहां पे उसका कोई एसेट ले लिया, वो यही वजह है। चाइना के पास फंड्स की कमी नहीं है। रीजन फॉर दैट, उनके पास फॉरेन करेंसी उनकी कंट्री में आ रही है। लेकिन अब सोचिए, इंडिया जो दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है, तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है, और चौथा सबसे बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, वो जब एक्सपोर्ट की बारी आती है तो अचानक हम दूर दूर तक नहीं दिखते। मतलब भाई, हमारे यहाँ हर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मारुति से लेकर हुंडई तक, किया से लेकर टोयोटा तक। लेकिन जब बात आती है अपनी गाड़ियां बनाकर दूसरी कंट्रीज में बेचने की, तो जो छोटे मोटे देश है ना, वो भी हमसे आगे निकल जाते हैं। भाई सोचो, इतने बड़े मार्केट, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बावजूद हमारी गाड़ियां ग्लोबल सड़कों पर उतरती नहीं है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है? तो बात चाहे मारुति की हो या मर्सिडीज की, पहली नजर में लग सकता है कि भाई इंडिया में सब बनता है और सब आसान है। भाई यहाँ पे लेबर ही बहुत सस्ती है, यहाँ पे आपको बड़े एरियाज में आपको जमीन भी मिल जाएगी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए, और गवर्नमेंट भी यहाँ पर इजीली आपको परमिशन दे देती है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में? तो यही हम आज वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें अमेरिका की, तो भाई अमेरिका ने कार एक्सपोर्ट करना शुरू किया था अर्ली 1900s, और 1926 तक उन्होंने लगभग 4,80,000 कारें एक्सपोर्ट कर दी थी। मतलब सोचो, इतने जल्दी इतना बड़ा मार्केट बना लिया। इसी तरह जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली भी 1900s की शुरुआत से ही कार एक्सपोर्ट्स कर रहे थे। फिर बाद में बात आती है जापान की। जापान ने 1957 तक एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उससे पहले भी डेटसन और टोयोटा जैसी गाड़ियां एक्सपोर्ट कर ही रहा था, पर वो बहुत छोटे लेवल पे कर रहा था। लेकिन जब हम बाकी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से इंडिया को कंपेयर करते हैं, तो साफ दिखता है कि हम काफी पीछे रह गए। एक्चुअली इंडिया ने पहली बार 1986 में अपने व्हीकल्स एक्सपोर्ट किए थे, और वो भी मारुति नहीं किए थे, अपनी कुछ गाड़ियां। बाकी देशों ने उस टाइम लाखों करोड़ों गाड़ियां दुनिया भर में भेजी थी, लेकिन इंडिया ने बस कुछ 400-500 गाड़ियां ही भेजी थी। असल में हम थोड़ा पहले ही यानी 1970 से एक्सपोर्ट कर रहे थे, पर वो ज्यादातर टू व्हीलर्स ही होते थे, बहुत छोटे लेवल पर, मतलब 70s या 80s में। तो क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी छोटी थी कि बड़ी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करना और फिर उसको एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं था हमारे लिए। उस समय अगर कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था ना, तो फैक्ट्री बड़ी करनी पड़ती थी, और अलग अलग जगहों पर उसे फैक्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ती थी, और सैकड़ों लाइसेंसिंग चाहिए होती थी, और लाइसेंसिंग के बाद भाई उस टाइम ब्राइब्स भी देनी पड़ती थी। तो लोग पहले से पीछे हट जाते थे। इसी वजह से इंडिया में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सिर्फ 1991 में ही शुरू हुआ था। जब इंडिया में ओपन इकोनॉमी आई, तो लाइसेंसिंग में थोड़ा सा आसानी होगी। लेकिन याद रहे, इंडिया अकेला ऐसा देश नहीं था जो इतना लेट आया पार्टी में। भाई दुनिया में और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो काफी लेट एक्सपोर्टर्स बने, पर इंडिया की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ के जो नियम और कानून थे ना, और यहाँ का जो सिस्टम था, वो इतना कॉम्प्लेक्स था, और ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करता था। तो अगर चाइना की बात करें, तो उन्होंने भी भाई 2000s में ही व्हीकल एक्सपोर्ट करना शुरू करा था, और आज वही चाइना है जो टॉप 3 एक्सपोर्टर्स की कैटेगरीज में आता है। तो हमारे पैसेंजर व्हीकल्स का एक्सपोर्ट यानी 4 व्हीकल्स का अगर बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर में 7.6 लाख यूनिट रहा है। मतलब 7,60,000 व्हीकल्स एक्सपोर्ट की है इंडिया ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो भाई 7,60,000 सुन के तो ऐसा लगता होगा जैसे पता नहीं कितने, हम तो काफी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें टू व्हीलर्स, इंडिया में 42 लाख यूनिट एक्सपोर्ट हुई है। मतलब कुल मिलाकर टू व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स मिला हमने लगभग 53 लाख व्हीकल्स को हमने एक्सपोर्ट किया है पूरी दुनिया में। ये कोई छोटा नंबर तो है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज की, और इसे हम चेक करते हैं प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट रेशो से, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ
हमने उसमें से कितना एक्सपोर्ट किया। मतलब अगर आपके यहाँ पे 1000 व्हीकल्स बने तो उन 1000 में से केवल 300 व्हीकल ही एक्सपोर्ट हुआ है, तो आपका 30% ही केवल एक्सपोर्ट हुआ है, 70% आपकी डोमेस्टिक मार्केट में चल गया। तो भाई यहाँ साफ दिखता है कि इंडिया का नंबर बड़ा है पर स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है, क्योंकि हम ज्यादा बना रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट रेशो की बात करें तो इंडिया का हाल काफी पीछे है दूसरे देशों के मुकाबले। साउथ कोरिया में ये नंबर भाई 66% है, थाईलैंड में 50 to 60% के आसपास है, इंडोनेशिया में लगभग ये 18% है और इंडिया अभी केवल 13% पर चल रहा है। हमारे देश में जो गाड़ियां बनती हैं उसका बस छोटा सा हिस्सा 13% हिस्सा एक्सपोर्ट होता है, बाकी सब हमारे डोमेस्टिक मार्केट में लग जाता है। हालांकि इसकी पॉजिटिव बात यह है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट, हमारी इंडियन मार्केट इतनी बड़ी है कि इसकी खुद की डिमांड इतनी है। लेकिन अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, तो ये इकोनॉमी इम्प्रूव एक्सपोर्ट से हो सकती है। हमारे इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, मतलब हमारा खुद की करेंसी बाहर जा रही है, हमारा अपना पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट करके वो पैसा वापस इंडिया में बहुत कम आ रहा है। तो कुल मिलाकर हमारा एक्सपोर्ट रेशो 13% है और बाकी कंट्रीज का ऑन एन एवरेज 60% के आसपास है। तो अब अगर कुल एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करें तो इंडिया और भी पीछे आता है। दुनिया में इंडिया 21वें नंबर पर आता है। जर्मनी जो नंबर 1 एक्सपोर्टर है 2024 में $157 बिलियन की गाड़ियां दुनिया में बेच चुका है और इंडिया बस 14 बिलियन। मतलब फर्क साफ है, हम बना रहे हैं पर बेचने में बाकी देशों से बहुत पीछे। अब इस $14 बिलियन में सिर्फ कुछ बड़े ब्रांड्स ही हैं। भाई मारुति सुजुकी अकेले कार्स के एक्सपोर्ट में 42% का कंट्रीब्यूशन करता है और फिर आता है हुंडई जो 24% का करता है और उसके बाद आता है किया जो 7.8 करता है और बाकी इंडियन कार्स मिलाकर बाकी के सब मिला जुला वो बाकी करते हैं। तो टू व्हीलर्स की बात करें तो भाई बजाज ऑटो इंडियन एक्सपोर्ट में 40% का कंट्रीब्यूशन करता है और टीवीएस फिर बाद में आता है 26% की कंट्रीब्यूशन पे। तो भाई बात साफ है, इंडिया में सिर्फ कुछ गिने चुने ब्रांड्स ही हैं जो एक्सपोर्ट्स पर फोकस्ड हैं और एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। बाकी ब्रांड्स तो बस ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस दिखाने में लगे हुए हैं। हम मानते हैं कि इंडिया स्पेसिफिक मॉडल्स बनाना और इंडिया में ही बेचना कंपैरेटिवली इजी होता है इंडियन मार्केट के लिए, बजाय इसके कि आप ग्लोबल प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करो। जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में लॉन्च होते हैं तो उनकी एक्सेप्टेंस इंडियन मार्केट में थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि इंडियन रोड्स और इंडियन कस्टमर दोनों ही डिफरेंट हैं। तो अगर ब्रांड्स चाहे तो इंडिया में ही गाड़ियां बना सकते हैं और उन्हें बाकी कंट्रीज में बेच सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सस्ती लेबर आपके पास अवेलेबल है, आपके पास जमीनें मिल जाएंगी आपको और बाकी रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे कम प्राइस में। और इसी वजह से थाईलैंड आज बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है ऑटो ब्रांड्स के लिए। तो सवाल उठता है भाई इंडिया क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, और इसका रीजन है इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं है। हमारे कॉम्प्लेक्स रूल्स और रेगुलेशंस हैं बिजनेस को लेकर इंडिया में, वो एक्सपोर्ट्स को ना बढ़ने नहीं देते। इंडिया में मौके तो है, पोटेंशियल भी है, बट इंडस्ट्री फ्रेंडली सिस्टम नहीं। यहाँ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स है, करप्शन है, इसीलिए कई कंपनियां इंडिया में एंट्री करने से और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से डरती है और फिर डोमेस्टिक कंपनी के साथ पार्टनरशिप में ही काम करना पसंद करती है। आप आज की डेट में एमजी और जेएसडब्ल्यू को देख लो, एमजी ने जेएसडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, तब जाकर वो अपनी यहाँ पे गाड़ियां बेच पा रहे हैं। और इतने के बाद भी एमजी को इंडिया में सर्वाइवल करना इजी नहीं हो रहा है, क्योंकि आईसेक ग्रुप ने अब सीधा मना कर दिया है कि वो इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो भाई इंडिया में पेपर वर्क भी बहुत है, मतलब सोचो एक छोटा सा काम करने के लिए भी ना आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम में फंसना पड़ता है। इसी वजह से इंडिया अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 63 नंबर पर आता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना कितना ईजी है ये हम सबको पता है, लगभग 2 महीने लग जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने में। इसके लिए कई तरह के अलग अलग प्रोसेस करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी कई छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो इंडिया के बिजनेसमैन को रोजाना झेलनी पड़ती है। तो भाई मतलब साफ है, हमारा मार्केट बड़ा है, पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन सिस्टम अभी भी बिजनेस वालों के लिए सपोर्ट नहीं करता। और यही वजह है जो फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडिया में बड़े इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। अब टेस्ला की बात कर लो, टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाइना में तो लगा दी, लेकिन इंडिया में नहीं लगा रहा और इंडिया में गाड़ी बेचना शुरू भी कर रहा है। अभी उन्होंने 1 या 2 मॉडल निकाले हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट होकर यहाँ पे बिकने की तैयारी में है। लेकिन अगर वही टेस्ला का प्लांट इंडिया में लगता, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती और उन्हीं गाड़ियों के प्राइस कितने कम होते।